Hey learners, welcome back to my YouTube channel, and this is my third video from the chapter Federalism. I have already uploaded two videos from this chapter, and in those previous videos we discussed many topics. Here you can see the list, and to make a concept very clear in your mind, first you watch the previous videos, and only after that you are able to understand what I am going to teach. And our today's topic is center-state relationship. This is very small topic but very useful. And before start this topic, we look this diagram, and in this diagram you have learnt about the types of government, जिसके अंदर हमने टू टाइप्स के गवर्नमेंट को डिस्कस किया था. फर्स्ट इज़ यूनिटरी एंड सेकंड इज़ फेडरल गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वो एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी कि एक ही लेवल होता है जिसमें पावर किसी भी सब यूनिट्स के साथ शेयर नहीं की जाती है, यानी कि लॉज फ्रेम करने के सारे जो राइट्स होते हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के पास होते हैं. आप एक तरह से कह सकते हो कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है कंपैरेटिवली स्टेट्स. अब हम बात करते हैं अपनी फेडरल गवर्नमेंट की, जहां दो या दो से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट के साथ जो पावर है वो शेयर की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अंदर जो सब यूनिट्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की. इट मीन्स स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनोमस पावर होती है टू यूज़ इट्स पावर्स एंड इट्स राइट्स. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को. अपनी पावर्स को लेकर, अपने राइट्स को लेकर उसे कोई भी आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना है. दे आर फ्री टू यूज़ देयर राइट्स, देयर पावर्स एज द विश. यहाँ मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही हमारे आज के टॉपिक का मेन बेस है. और हमारा आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. एज यू नो दैट 1947 में जब हम फ्री हुए थे तो उसके बाद से लगातार ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, यू कैन से 1980s to 1990s तक एक सिंगल पार्टी ने यहाँ पर रूल किया है, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और जब सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और सब में सेम गवर्नमेंट होती है, इट मीन्स सेंटर और स्टेट्स की जो आइडियोलॉजी है वो सेम होती है. और लंबे पीरियड तक जब सेंटर के पास और स्टेट में सेम गवर्नमेंट रहती है तो जो सेंटर है वो स्टेट्स को ओवर पावर कर लेता है, यानी कि जो स्टेट्स के सारे पावर, सारी राइट्स वो अपने पास ले लेता है. और स्टेट्स जो हैं वो अपने ऑटोनोमस पावर को यूज़ नहीं कर सकते. दे आर ओनली फॉलो द ऑर्डर, क्योंकि बॉस ने जो ऑर्डर दिया वो फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट. और इन केस किसी ऐसे स्टेट में ऐसा हो जाए कि एक अनमैच्ड आइडियोलॉजी की सरकार आ जाए, इट मीन्स ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सेम नहीं है, तो वहाँ पर जो सेंटर होता है वो मिसयूज़ करता है अपनी पावर्स का. वो कोशिश करता है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करे और उसकी जगह पर ऐसे मेंबर की गवर्नमेंट फॉर्म करे जो उसके साथ जिसकी आइडियोलॉजी मैच होती हो. यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है पावर का. लेकिन जब 1990s में मल्टी पार्टी सिस्टम आया, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में जब सेम रिलेशन होता है तो वहाँ पर कुछ रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं, कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ जो छोटे छोटे रीजन्स के अंदर बन जाती हैं. और जब सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है तो रीजनल पार्टीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है एंड दे कंसीडर इज़ वेरी यूजलेस थिंग्स. लेकिन जब मल्टी पार्टी सिस्टम आया, कोalition गवर्नमेंट का जो सिस्टम आया, उसके अंदर कंपल्सन हो गया कि इस रीजनल पार्टी को हम ऊपर लेकर आएं, यानी कि इनको इम्पोर्टेंस दी जाए.
आपको पता है कि हमें सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए टोटल सीट्स जो होती हैं 545 होती हैं, और इन 545 का हाफ प्लस 1 करने के बाद आपको मेजॉरिटी यानी उतनी सीट्स आपको चाहिए होती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। यदि आपके पास उतनी सीट्स हैं तो आप गवर्नमेंट इजीली फॉर्म कर सकते हो। बट स्पेशली 1990s के बाद एक ऐसा दौर आया कि किसी को भी इलेक्शन में मेजॉरिटी मिल ही नहीं रही थी, और यदि आपको मेजॉरिटी नहीं है इट मीन्स आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 250 या मान लीजिए आपके पास 200 सीट्स ही हैं और आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 273 सीट्स। आप ये 73 सीट्स कहाँ से लेकर आएंगे? डिफरेंट रीजनल पार्टीज से। और यदि रीजनल पार्टी आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके साथ मिल रही हैं, तो आपको इनको कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी देने पड़ेंगे, कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी देनी पड़ेंगी, तभी तो ये आपको सपोर्ट करेंगी। नहीं तो ये अपना सपोर्ट खींचकर आपकी कुर्सी को गिरा देंगी। तो इट्स वेरी सिंपल। जब एक ही पार्टी की सरकार है तब फेडरलिज्म इफ़ेक्टिव नहीं है। स्टेट के पास कहने के लिए पावर है, लेकिन यूज़ उनको सेंटर ही करता है, स्टेट केवल उनको फॉलो करता है। तो हमारा जो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं है। और जब 1990 के बाद मल्टी पार्टी सिस्टम आया तो उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट्स को, जो छोटी छोटी पार्टीज़ थी, उनको इम्पोर्टेंस दी गई, छोटे छोटे लेवल पर पावर शेयर की गई, क्योंकि उनका सपोर्ट हमें चाहिए था। उनका सपोर्ट ही तो हमारी कुर्सी की टांगें हैं, और यदि उन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया तो हमारी कुर्सी टूट जाएगी। तो इसलिए हमें उनके साथ अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप कार्टून्स के ज़रिए समझें। Here you can see the two cartoons. ये हमारा 1947 से ऑलमोस्ट 1990s तक का है, और ये आफ्टर 1990s है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंगल पार्टी जो लगभग 70 ईयर्स तक रूल करती है। उसकी लीडर अपने पास सारे स्टेट्स की पावर्स को एक टैंक में भर के रख रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो क्यूज़ में हैं, लाइक केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हरियाणा, यूपी, जो अपने साथ एक बैगिंग बॉल लेकर आए हैं और उसके अंदर अपनी पावर सेंटर से ले रहे हैं। तो जब ये इस तरह से बैगिंग बॉल के साथ लाइन में लगे हैं तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ जो फेडरलिज्म है वो वर्किंग है? मैं तो नहीं कह सकती। और ये जो सेकंड पोस्टर है हमारा, ये हमारा लीडर है कोalition गवर्नमेंट का, जिन्होंने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म की और डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेट किया। अब इनको अपनी इस चेयर को बचाए रखने के लिए इनको कुछ पावर्स जो हैं लीडर को अपने साथ, इनके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तभी तो ये इनको हेल्प करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो इफ़ेक्टिव है। तो this is for our today's topic. If you like my video then please subscribe it, share with your friends. Thank you.